I have come up with several questions. I have come up with several questions, common questions, जो मुझे जब when I used to study जो मुझे आते थे माइंड में एग्जाम्स के पहले या 25 days बिफोर. आई जस्ट थॉट अबाउट दैट कि अभी स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे. ठीक है, सो आई हैव कम अप विद दिस क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू आंसर देम स्टेप बाय स्टेप फॉर यू ऑल. ओके, सो यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो लास्ट में हम लेंगे. You can just drop a chat, or you can drop your question over chat. Okay, we are going to discuss it further. Okay, so right now we are starting with our questions. Question number 1 is, please change the slide. Yeah, question number 1 is, can we crack December 24 attempt in 25 days of preparation? अभी ये सबके माइंड में आ रहा होगा कि 25 days बचे हैं मैम, क्या मैं अभी पढ़ के क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सो आंसर इज यस. आप अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली December 24 क्रैक कर सकते हो. कैसे? लेट मी टेल यू. देखो, अभी ना आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, अलग अलग सिनारियो में होगे. एक ऐसा हो सकता है कि दे हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर्स, दे हैव डन द सेल्फ स्टडी, दे हैव डन द रिविजन्स, और अभी 25 दिन क्या करें मैम? तो अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू फॉर 25 days, इफ यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी, राइटिंग प्रैक्टिस. पेपर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, एंड मेक इट श्योर कि आपको लिखने की हैबिट आ रही है. क्योंकि हमने पढ़ सब लिया है, हमने रिविजन भी कर लिया है, बट देन व्हाट इज लैकिंग, जिसके कारण हम एग्जाम क्रैक ना कर पाए? दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, तो आपको क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है? टेस्ट सीरीज के फास्ट ट्रैक टेस्ट पेपर्स आए हैं, आप उसे परचेज करिए, या तो आप उन्हें सॉल्व करिए. 8+2 प्लान, 4+2 प्लान, या 2 फुल टेस्ट पेपर, जो भी आपको सूटेबल हो, आप उन्हें लिख कर देखिए. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है मैम टेस्ट सीरीज क्यों, हम तो स्कैनर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम रोज एक आंसर लिख कर देख सकते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस. जब आप खुद एक आंसर लिखोगे ना, आप खुद ही उसे एवेलुएट करोगे, और हम खुद के लिए बायस्ड हो ही जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके दे रहा है, ही विल गाइड यू वेयर यू आर लैकिंग. एग्जाम के पहले ही अगर हम एग्जाम दे देंगे ना, यू विल बी हैविंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. ओके, तो दैट इज रियली गोना हेल्प यू अ लॉट. अगर आप दूसरे सिनेरियो में हैं कि जहाँ पे मैम लेक्चर्स हो गए हैं, सेल्फ स्टडी हो गई है, बट रिविजन नहीं हुए हमारे. अब रिविजन के लिए हमें क्या करना है? रिविजन के लिए 25 दिनों में आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है उसे डिवाइड करो. ओके, कि मेरे पास में अगर मैं दो मॉड्यूल दे रहा हूँ तो कितने सब्जेक्ट हैं, एक मॉड्यूल दे रहा हूँ तो कितने सब्जेक्ट है, 3 मॉड्यूल दे रहा हूँ तो कितने सब्जेक्ट हैं, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डेज, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके खत्म हो रहे हैं रिविजन, मेक इट श्योर आप पेपर तो लिख ही रहे हो. ठीक है, मे बी देयर माइट बी सम स्टूडेंट जो CS टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड बी वेरी अनबायस्ड. आप अगर नहीं ले पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आप पास्ट ईयर के पेपर उठाइए और उन्हें लिख कर देखिए. ओके, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ एन आवर राइट नाउ. अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो कि मैम सिर्फ और सिर्फ मेरा लेक्चर खत्म हुआ है, ना ही मैंने सेल्फ स्टडी करी है, ना ही मैंने रिविजन किया है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में 25 दिन है. अब इसमें हम कैसे करेंगे? मैम क्या बात करो, तो ना वास्ट सिलेबस है, उसे मैं 25 दिन में कैसे कवर कर सकता हूँ? है ना? आई नो दैट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. इसमें आपको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा. इस केस में इफ यू आर फॉलोइंग इन थर्ड कैटेगरी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर खत्म हुए हैं और सेल्फ स्टडी का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब आपको इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी रहेगी? इसमें नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप ना फाइंड आउट करो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय रेफरिंग स्कैनर्स या पास्ट ईयर पेपर्स. आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा and do self preparation for those important chapters only as of now. Because 25 दिन में आप चाहो कि पूरा सिलेबस मैं परफेक्टली कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आप पास होने लायक हम पढ़ाई कर सकते हैं. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपको सेल्फ प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी. तो मैम बाकी के चैप्टर छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम छोड़ते हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, एनी चैप्टर इन गो. तो मैम क्या करें उन चैप्टर्स के लिए? यू जस्ट हैव टू फ्लिप ऑन द पेजेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, या तो आप एक काम करो कि वो जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका इंडेक्स खोल के बैठो, और उनके जो टर्मिनोलॉजीज या जो टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक को आप खुद से प्रिपेयर करो, उनको सिर्फ समझ लो कि इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में क्या है. क्योंकि इतने टाइम में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाय हार्ट कर लें, वही बहुत है. ओके, और अगर आप लास्ट कैटेगरी में हो कि मैम लेक्चर्स भी खत्म नहीं हुए,
और हमको कुछ भी नहीं आता है ना। तो अब लेक्चर अब मैं स्टार्ट करूं क्या, ये बहुत बड़ी गलती होगी। 25 दिन पहले अगर आप लेक्चर देखना चालू करोगे तो पढ़ाई तो गई हमारी, कुछ नहीं हो सकता है फिर पढ़ाई का। ओके, तो आपको अब क्या करना है, सेल्फ स्टडी करो। अगेन सेल्फ स्टडी करना है, वो भी कैसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। उसको आप मॉड्यूल से, अगर आपके पास में नोट्स अवेलेबल है, नोट से कोई फ्रेंड की हेल्प लो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप गो थ्रू करो, एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको सिर्फ समझना होगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो ये मैंने 4 कैटेगरी बताई है। आप स्टूडेंट की, आप जिसमें फॉल कर रहे हो ना, ऑप्ट दैट मेथड ऑफ स्टार्टिंग राइट नाउ। और बिल्कुल भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है 25 दिन में। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आप अभी 25 दिन पहले जागे हो और अगर आपने 25 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप दिसंबर 24 क्रैक कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिवीजन स्ट्रैटेजी। हाउ टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस ड्यूरिंग एग्जाम्स व्हेन दे आर बैक टू बैक। ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मैम 25 दिन कैसे पढ़ना है वो आपने बताया कि आप ऐसे डिवाइड करो और उतने दिन में आप रिवाइज करो। सबसे बड़ा टास्क होता है दोनों मॉड्यूल देने वालों के साथ में। बैक टू बैक पेपर्स होते हैं हमारे। 2 से 5 पेपर हुआ, 5 बजे हम पूरे एग्जाम हॉल से, कितने भी दूर हो, 6 बजे तक आप घर आ गए, मैं अज्यूम कर रही हूँ। उसके बाद में 6 से 7 आपने एक ब्रेक लिया, उसमें आपने खाना भी खाया, थोड़ा आप रिलैक्स हुए एंड ऑल। 7 बजे से भी अगर हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द मॉड्यूल स्टूडेंट, है ना, जो एक मॉड्यूल दे रहे हैं उनको एक दिन का ब्रेक मिल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से रिविजन हो सकता है। मेन टास्क होता है जो दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं, तीनों मॉड्यूल दे रहे हैं, ओल्ड सिलेबस वाले, प्रोफेशनल वाले, उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि मैम कैसे रिवाइज किया करे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे बैक टू बैक की। तो आप 7 बजे से भी अगर पढ़ाई चालू कर रहे हो, तो 7 बजे से लेकर आई वुड सजेस्ट 12 बजे तक पढ़ो, ये 5 घंटे। ठीक है, 12 बजे तक हमने पढ़ाई करी, उसके बाद में हम सो गए और 5 बजे सुबह उठ गए। ठीक है, अब ये 6 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमको एग्जाम में, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, राइट। 5 बजे अगर हम उठे, नेक्स्ट डे 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम तो आपके पास में रहता है ना। आपका कितने भी दूर आपका सेंटर हो, 12 बजे तक आप पढ़ के फिर रेडी होके खा पी के आप जा सकते हो सेंटर में। 2 बजे से पेपर होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमको 7 घंटे मिले। तो 5 घंटे रात में मिले थे, 7 घंटे हमें सुबह मिले। अब इसमें मैम कैसे रिवाइज करें हम। देखो, आप जब पढ़ रहे होगे तो आपने हर टॉपिक को या हर चैप्टर को कैटेगराइज किया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। कैटेगरी ए टॉपिक, कैटेगरी बी टॉपिक या कैटेगरी सी टॉपिक, आप लोगों ने किया होगा उसको, राइट। तो अभी हमारा मेन मोटो क्या होगा कि जब हम एग्जाम देकर आए ना, तो रात में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 घंटे में निपटा लें। जितने भी कैटेगरी ए वाले चैप्टर हैं वो आपके रात को 12 बजे तक रिवाइज हो जाने चाहिए। नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठोगे तो वो 7 घंटे को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 4 घंटे और 3 घंटे। तो हमने क्या करा, कैटेगरी ए वाले को हमने 5 घंटे में रिवाइज कर लिया रात भर में। कैटेगरी बी वाले जो टॉपिक हैं उसको हमने सुबह 4 घंटे में रिवाइज किया। और कैटेगरी सी जो हमारे पास में होता है ना, दैट इज, या तो क्वेश्चन आते ही नहीं है उसमें से, और आए भी हैं तो इक्का दुक्का आए हैं, बहुत रेयर आए हैं। तो वो वाला जो आपका बंच रहेगा चैप्टर्स का, उसको आपको लास्ट के 2 घंटे में गो थ्रू करना है, सिर्फ 2 घंटे। और वो चैप्टर्स भी 2 3 4 ऐसे ही होते हैं, तो उनको आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, क्योंकि उतने अच्छे से हम नहीं पढ़ पाएंगे ना, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट के 2 घंटे में हम कैटेगरी सी देंगे। ऐसा आपका स्प्लिट अप होगा, 5 घंटा, 4 घंटा एंड 2 घंटा। 1 घंटा क्या करेंगे लास्ट के, फटाफट वाला रिविजन। उसमें आपको अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू करना है ना। क्योंकि देखो, आई नो आईसीएसआई में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होता है कि क्वेश्चन कभी रिपीट हो, बट टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलो। तो कैटेगरी ए जो है वो हम 5 घंटे में रिवाइज करेंगे, फिर हम सुबह उठ के कैटेगरी बी वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे, फिर कैटेगरी सी 2 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और फिर आखिरी का 1 घंटा वापस से जो टॉप कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं उन्हें गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये रिविजन स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। और जिनके अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको तो अच्छा बराबर टाइम मिलता है फॉर रिविजन, तो वो आप इजीली कर लोगे मैनेज, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस। उसमें भी आप ये ध्यान में रखना कि कैटेगरी ए को अगर आप एक एग्जाम देने के बाद में रिवाइज कर रहे हो घर जाके, तो वापस से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, नेक्स्ट एक दिन का ब्रेक हुआ, फिर जब नेक्स्ट डे आपका एग्जाम हुआ, वापस से आपको रिवाइज करना होगा उसको। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आप ये मान के चलो कि 50% या 60% मान के चलो कि कैटेगरी ए से आते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ओके, आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन वी पिक अ न्यू बुक अवेलेबल इन द मार्केट एट द लास्ट मोमेंट फॉर रिविजन।
इसके लिए मेरा एक बिग नो है। ये गलती हमको नहीं करनी है कि हम लास्ट मोमेंट पे जाके मार्केट में एक नई बुक आई है तो हम जाके खरीद लिया उसको और उससे अब हम रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो, आप 3 4 5 महीने जितने भी महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके पहले भी अटेम्प्ट हुए हैं, आप वो बुक के, वो मॉड्यूल के, वो नोट्स के यूज टू हो गए हो, है ना। आपको पता है कि मुझे इसमें कैसे पढ़ना है, आपने वहां पे लिखा भी हुआ होगा, आपने अंडरलाइन किया होगा, आपने हाईलाइट किया होगा। यू हैव बिकम यूज टू दैट मॉड्यूल। अब आप लास्ट मोमेंट पे अगर कोई नई बुक परचेज करके ला रहे हो जो एकदम नई है आपके लिए, और उसमें बाई चांस कुछ नया मिल गया, दिमाग वहीं घूम जाएगा, है ना। तो कोई भी नया मटेरियल हमें एग्जाम के 25 दिन तो नहीं उठाना चाहिए। पहले आप उठा सकते थे उसको जब 3 महीने 2 महीने बचे होंगे। अभी एज ऑफ नाउ न्यू मटेरियल पे आपको बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना है। बिकॉज पता है क्या होता है, जब हम एग्जाम लिखते हैं, ये मैंने भी बहुत बार फील किया है कि जब हम एग्जाम लिखते हैं और हमें कुछ याद नहीं आता है, लाइक हम कुछ प्रोविजन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आंखें बंद करते हैं ना, हमें वो इमेज दिखती है कि हाँ, इस पेज पे मैंने ये प्रोविजन देखा था, मैंने वहां पे ऐसा ऐसा लिखा भी हुआ था, राइट। सो फॉर दैट रीजन आपको ये चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं नई बुक तो नहीं लूंगा, एटलीस्ट जिस टाइम मैं अभी पढ़ता आ रहा हूँ या आ रही हूँ उसी को मैं गो थ्रू करूंगा या रिवाइज करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। या, is writing practice important in these last few remaining days of the exam? Let me tell you, बहुत ही थिन लाइन होती है पास होने में, फेल होने में। प्रोफेशनल में 150 पार पास, 150 इज अ फेल, और वैसे ही एग्जीक्यूटिव में 200 इज अ फेल, 200 इज अ पास। वो थिन लाइन पता है क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। जो बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है पास होने की। और जो बच्चे सोचते हैं, लाइक आई लिटरली हैव, बिकॉज आई एम मेंटरिंग सेवरल स्टूडेंट्स, है ना। यू वोंट बिलीव, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनने जून अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज परचेज किया एंड आई वाज गाइडिंग देम, बट देन ऑल ऑफ सडन उनके माइंड में क्या आया कि उनने पेपर्स दिए ही नहीं। ओके, अब वापस से लाइक वो नहीं क्रैक कर पाए, वापस से उन्हें दिसंबर के लिए एनरोल किया। एंड देन व्हेन आई टॉक टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, उनने मुझे बोला कि मैम गलती हो गई, हमने पेपर खरीद लिए पर हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसको, क्योंकि हम डर गए। हमको लगा कि व्हाट इफ अगर मैं टेस्ट सीरीज में फेल हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में फेल होना पास होना डजेंट मैटर। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं सिखा रहा है, वो आपको एग्जाम फियर कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करना है आपके। कोई अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कैसे उस सिचुएशन को टैकल करोगे, आपका दिमाग कैसे चलाओगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। ये चीज भी टेस्ट सीरीज आपको सिखाता है। Now again that student has taken test series and now literally he is writing all the answers on all the papers. तो राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितने भी आपने रिविजन्स कर लिए हो, कुछ बच्चे ये सोच के भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते कि मैम 3 घंटे का पेपर लिखना है, इससे अच्छा तो 3 घंटे में मैं कितने चैप्टर, 2 4 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। बेटा, रिविजन आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। रिविजन, सिर्फ रिविजन, मैम मैंने तो 6 बार रिविजन कर लिया, बट गारंटी नहीं दे रहा है रिविजन आपको कि आप पास होगे। 6 बार रिविजन कर लिया और मैम मैंने इतने पेपर्स भी लिख कर देखे, तो आप बहुत नजदीक हो पास होने के, है ना। तो 3 घंटे अगर आप एक फुल टेस्ट पेपर लिख रहे हो, टेस्ट सीरीज का नहीं भी लिख रहे हो, तो पास्ट ईयर पेपर अगर उठा के लिख रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, सो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आंसर्स लिख कर देखिए, इवेलुएट करवाइए प्रोफेशनल से, खुद भी इवेलुएशन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर बंदा इवेलुएट करके देता है तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, और जिनका सिलेबस हो गया है, रिविजन हो गया है, अब तो उनको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। पेपर उठा उठा के सॉल्व करके देख रहे हैं यार, आपका स्पीड एनहांसमेंट होता है। आपको दिमाग आपका कैसे चलेगा एग्जाम में, आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हो। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मैम बहुत पढ़ाई करी थी पर जब एग्जाम में गए ब्लैंक हो गए, ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैम, एकदम जो आ रही थी चीजें वो भी हम भूल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं एग्जाम्स में। हम पढ़ तो रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है। देखो, सीए सीएस में जो भी बंदा आ रहा है वो पढ़ने वाला हो रहा है, जिसको पढ़ना है वही करता है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो दूरी बना के रखता है। एंड कम ऑन, यू आर गिविंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, तो थोड़ा तो मेहनत लगती है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस लगेगा। अभी भी टाइम है, अगर सब कुछ हो चुका है तो प्लीज उठा के रखिए पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना बहुत मुश्किल है क्रैक होना। सो आई पर्सनली इंसिस्ट आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करिए। जिनके रिविजन्स नहीं हुए हैं, 25 दिन अगर हमारे पास में है तो आप अपना पूरा जो सिलेबस है वो 10 दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो, जितना भी आपका लेफ्ट ओवर पोर्शन है। आखिरी के 10 दिन राइटिंग प्रैक्टिस और 5 दिन फाइनल।
रिविजन, दैट वुड बी ओके। तो अगर अगर बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है तो 15 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, 15 दिन में जितना हो सके कंप्लीट करो। बट मुझे आखिरी का आपसे टाइम चाहिए, कम से कम 5 दिन बैठ के पेपर्स लिख रहे हैं हम, है ना। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द पेपर्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू कंप्लीट द एंटायर पेपर ऑन टाइम। देखो, लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन। आईसीएसआई के पेपर, स्पेशली प्रोफेशनल के जो पेपर्स होते हैं, दे आर ऑफ 3.5 आवर्स। अगर आप उसको आइडियली कंप्लीट करने का ट्राई करोगे ना, 3.5 घंटे का पेपर होता है, जिसे हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम स्टूडेंट्स उसे 3 घंटे में लिखें। क्योंकि ना आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हमें मेमोरी टेस्ट नहीं देना है। आप आईसीएसआई के जो पेपर्स दे रहे हो ना, दे आर नॉट द मेमोरी टेस्ट कि कितना याद है, कितना हम लिख पा रहे हैं, कितना रट्टा मारा था, कितना लिख पा रहे हैं, नहीं। वो आपको हर एंगल से जज करना चाह रहे हैं, है ना। कैसे? कि आप कम टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप कितने अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हो कम टाइम में। जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप अपना स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके आप आगे बढ़ पा रहे हो और नहीं आने वाली चीज का भी एक प्रॉपर आंसर निकाल पा रहे हो। आप ऐसे तो नहीं हो कि कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो तो जो चीजें मुझे आ रही थी वो भी मैं भूल गया या भूल गई और फिर मैंने गिव अप कर दिया। तो बहुत से एंगल से वो आपको जज करते हैं प्रोफेशनल में, क्योंकि प्रोफेशनल लास्ट पेपर होता है उनके पास में आपको जज करने का। उसके बाद में तो उन्हें आपको डिग्री देनी है। ओके, सो स्पेशली फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट, आप मान के चलो कि पेपर तो लेंदी होगा, 3.5 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे में हमें करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं कि मैम वो क्वेश्चन ना मुझे 20 नंबर का आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा 80 मार्क्स का आता है तो मैं उसको परफेक्टली लिखता हूँ। तो मैंने उसका टाइम भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मैंने 80 मार्क्स का मैं परफेक्ट लिख कर आया। अब जब रिजल्ट आया, उसके मार्क्स 35, है ना, 80 मार्क्स का लिखा था 35। सो माई ब्लंट क्वेश्चन वॉज कि आप तो बोल रहे थे कि 80 नंबर का मुझे परफेक्टली आता है, फिर ये 35 मार्क्स क्यों आए? परफेक्शन, व्हाट डज परफेक्शन मीन्स कि एग्जामिशन तो आना था ना कम से कम। सो आपके कैसे 35 मार्क्स आए? तो आप ना ये चीज को दिमाग में बैठा लो, पहली बात कि देर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन द्वारा कॉपी करेक्शन हो रहा है, तो वो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है ना, चेक करने का। तो किसी के लिए आंसर परफेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है दूसरे वैल्यूएटर के लिए वो आंसर परफेक्ट हो। ओके, सो यू शुड नेवर गो फॉर परफेक्शन, यू शुड ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन ऑफ योर पेपर। कंप्लीशन इज मस्ट। नहीं आता था तो भी लिख कर आओ। देखो, अगर 20 नंबर का जो नहीं आ रहा था स्टूडेंट को, अगर आप उसमें कुछ भी लिख कर आते, एवरेज आंसर लिख कर आते, क्योंकि देखो इतने तो हम नाइफ नहीं होते हैं कि कुछ भी ना आए। इतना पड़ा हुआ रहता है कि कुछ ना कुछ हम रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक का हम लिख सकते हैं। जितना आ रहा है समझ में उतना लिख कर आओ, पर अटेम्प्ट कर आओ। क्योंकि अगर वो 20 नंबर का भले आपको नहीं आता था, आपने ट्राई किया अटेम्प्ट करने का और आपने किया अटेम्प्ट, तो उसमें से मेरे ख्याल से 5 नंबर तो मिल सकते थे यार 20 में से, और वो बंदा पास हो जाता। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग एंटायर पेपर। कि अगर एक बंदा जिसने 80 नंबर का अटेम्प्ट किया है, एक बंदा जिसने 100 नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो 100 नंबर वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी पास होने की। ओके, तो हमें कंप्लीशन पे ध्यान देना है। बट मैम कंप्लीशन पे कैसे ध्यान दे, टाइम ही नहीं बचता है। आखिरी में तो हम क्या लिखते हैं हमको खुद को ही नहीं पता रहता, हमारे ऐसे चीते चीते उड़ते रहते हैं, है ना। तो आई नो ये ऐसा होता है, क्यों होता है पर ऐसा, क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं करते हैं। हम जो स्टार्टिंग के आंसर्स रहते हैं ना, वो बहुत आराम आराम से सुंदर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, बराबर तरीके से लिख रहे हैं। इससे क्या होता है, लास्ट में हमें भागना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले ही अपना माइंड सेट करें कि मैं एग्जाम में क्या करूंगा या करूंगी, हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट कर दूंगी, है ना। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे होते हैं। अगर हम टाइम के बेसिस पे उसे डिवाइड करें तो पर क्वेश्चन आधा घंटा मिलना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आधे घंटे में से 5-5 मिनट निकालो, 25 मिनट दो एक क्वेश्चन को, और लास्ट में एक नया आधा घंटा क्रिएट करो। तो इससे क्या होगा, 25 मिनट का एक आपको बाउंड्री मिल गई है कि यार मुझे ये पूरा क्वेश्चन अलॉन्ग विद सब सेक्शन, अब उसमें किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, तो 25 मिनट को फिर आपको सब डिवाइड करना रहेगा, राइट। तो अब आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है, सो गो ऑन राइटिंग द क्वेश्चन फास्टली, क्योंकि आपको पता है कि ये 5 से 6 मिनट है मेरे पास में इस क्वेश्चन को आंसर करने का, तो अपने आप आपके हाथ भागेंगे, है ना। अच्छा, मैम 6 मिनट हो गए, वो क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ ही नहीं, मैं और लिख सकता था बट टाइम खत्म हो गया। तो आप थोड़ी सी जगह उसके लिए छोड़ो और आगे बढ़ो। ओके, तो आखिरी का हमने आधा घंटा जो बनाया ना, वो इसीलिए बनाया है कि जो हमारा छूट गया था उसको हम बैठ के लिखेंगे।
लास्ट के आधे घंटे में। शुरू के 2.5 घंटे में पूरा पेपर एवरेज नोट पे आपका खत्म हो जाएगा, एंड लास्ट का आधा घंटा वुड बी फॉर परफेक्शन। ओके, सो फॉलो दिस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। या, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? अच्छा मैम, अभी एग्जाम पास हो गए हैं, तो मैं अभी 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक है कि मैम मैं तो ना 5-6 घंटे पढ़ती हूँ, बट सॉलिड पढ़ती हूँ। ये दोनों बच्चे गलत हैं। बिकॉज एक प्रॉपर परफेक्शन वाला टाइम होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि 5 घंटे आप भले आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बस 5-6 घंटे पढ़ती हूँ पर मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, बाकी दिन क्या करोगे यार? खाली बैठे रहोगे, टाइम पास करोगे। इससे अच्छा पढ़ ही लो, क्योंकि पढ़ाई का कभी एंड नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ दो वो कम ही लगता है ना? एंड के लिए हमें लगता है यार थोड़ा और टाइम मिल जाता और पढ़ लेते। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना रहेगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि 18 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, मुझे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। बस मुझे एक फैक्टर लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जो इतना इतना पढ़ते हैं ना, और आखिरी आखिरी के पेपर आते तक ना एकदम डिवास्टेटेड हो जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं होती है, और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे पेपर्स पे होता है। तो ये आप मान के चलो कि हमें ना 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ना हमको 5 घंटे पढ़ना है, हमको 13 से 14 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो कैसे होगा? देखो, 6 से 7 घंटे की नींद लो आप, क्योंकि इतनी आइडल नींद तो हमें चाहिए है, वरना हमारा दिमाग का दही बन जाएगा और आगे जाके वो इम्पैक्ट करेगा हमारे परफॉर्मेंस को। तो 6 से 7 घंटे की नींद इज रिक्वायर्ड। 2 से 3 घंटे के ब्रेक चाहिए रहते हैं हमको, जिसमें खाना पीना, नहाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और कोई ब्रेक नहीं चाहिए कि हैंग आउट कर रहे हैं अभी, या थोड़ा एक राउंड मारकर आ गए बाइक उठा के, दैट इज नॉट अलाउड, अ बिग नो। है ना? क्योंकि हमें माइंड को भी स्टेबल रखना पड़ता है। ज्यादा दोस्तों में दिमाग जाएगा तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ओके, तो ये हमारे 10 घंटे सेल्स ऑल्सो। बचे हुए 14 घंटे जो हैं वो आप पढ़ाई में लगाओ। अगर आपने 14 घंटे की सॉलिड स्टडी कर ली तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शेल वी गो फॉर मैराथन्स और स्टडी ऑन आवर ओन फॉर लास्ट मंथ रिविजन? देखो, ये ना बहुत व्हाट टू से सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है। लाइक किसी के लिए मैराथन कुड बी अ बून, और किसी के लिए इट कुड बी अ डिजास्टर। क्यों? दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि मैम मैं तो मैराथन देख के पूरा रिवाइज कर लेती हूँ, पूरा सिलेबस, है ना? तो अगर आप वो वाले हो तो प्लीज आप मैराथन देखिए। दूसरे होते हैं कि मैम मैराथन से ना भले मैं मैराथन देख लूँ, बट उसके बाद में मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है ना? तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले आपने इतना पूरा मैराथन देखा, अब आप उतना ही टाइम पूरा लगाओगे सेल्फ स्टडी में, उससे डबल टाइम लगेगा। तो ये आपके लिए टाइम वेस्टेज हो गया। अच्छा, तीसरे टाइप के और स्टूडेंट होते हैं कि मैम थोड़ा मैं मैराथन देख लेती हूँ और थोड़ा मैं सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ। तो ठीक है, तीसरे टाइप के भी अगर हो तो भी इट्स अ गुड थिंग। पर आप खुद को जज करो, बिकॉज आई डोंट नो एवरी वन ऑफ यू, राइट? मुझे नहीं पता कि आपका क्या कैपेबिलिटी है, या आपका मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो या अच्छे से पढ़ पाते हो। जज योर सेल्फ कि यार, अगर मैं XYZ में जो भी हूँ, मैं मैराथन देखूंगी तो क्या मेरा प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी पूरा रिवीजन, या मुझे वापस से पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा? तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेटर है, मैराथन या कोई पर्सनल इश्यू नहीं है मैराथन से। ऑल्दो मैंने सारे ग्रुप जो भी क्लियर करे वो सेल्फ स्टडी से किए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम आपने सेल्फ स्टडी से निकाल लिया तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी लेक्चर ना ले। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही कि आप लेक्चर मत लो, आप लेक्चर लो, आप मैराथन लो, सब कुछ लो, बट देन थिंक अबाउट इट कि क्या मैं ऐसा करूंगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। ओके, सो दैट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। अगर आपको लगता है बेनिफिशियल होगा, गो फॉर इट, इफ नॉट, अ बिग नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Are amendments important from examination point of view? Yes. Amendments are important. ICSI की वेबसाइट पे सप्लीमेंट नाम का एक मटेरियल ICSI पब्लिश करती है, आप वो उठाइए एंड गो थ्रू इट प्रॉपरली, क्योंकि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन जरूर फंसता है ना? 5 मार्क्स का हो या 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, लाइक 5 to 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी होती है कि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आए। अच्छा, जो प्रोविजन अमेंड हुआ है अकेला उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर कोई टॉपिक में भी अमेंडमेंट आता है ना, तो दैट टॉपिक इटसेल्फ बिकम कैटेगरी ए टॉपिक, है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बढ़ जाती है, क्योंकि उस टॉपिक में अमेंडमेंट आया था। तो आप सप्लीमेंट डाउनलोड करिए, आप सप्लीमेंट को गो थ्रू करिए। ओके, प्रिपेयर दैट टॉपिक वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाउ कैन यू रीड ऑल द लेंदी क्वेश्चन इन जस्ट 15 मिनट्स? अच्छा, आईसीएसआई ने हम पे एक रहम कर दिया, 15 मिनट दे दिए, है ना। सीए स्टूडेंट्स को तो हमेशा से मिलते आ रहे थे 15 मिनट, अब इस बार से 2-3 अटेम्प्ट पहले से हमको भी मिलने लगे 15 मिनट। बट मैम, 15 मिनट भी सफिशिएंट नहीं होते एग्जाम को, एग्जाम पेपर को रीड करने के लिए। एंड डेफिनेटली स्पेशली प्रोफेशनल स्टूडेंट का मैंने खुद ने नोटिस किया है कि 15 मिनट में आप नहीं पढ़ सकते हो पूरा पेपर। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 15 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू कर लें, रीड कर लें? क्योंकि जैसे पेपर हाथ में आता है ना, थोड़ा तो हम शिवर करने लगते हैं, डर जाते हैं, और पेपर आ गया यार, फाइनली हाथ में पेपर आ गया। ठीक है, तो अब वो 15 मिनट हमको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? देखो, 15 मिनट की स्ट्रैटेजी ये होगी, पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी रीड नहीं करना है। पहले क्वेश्चन से रीडिंग स्टार्ट करना ही मत, बिकॉज वो लोग जानबूझ के पहला क्वेश्चन ट्रिकी डालते हैं। द मोस्ट ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर पेपर इज क्वेश्चन नंबर 1। उसको अगर आपने पहला पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग आपको हर एंगल से जज कर रहे हैं, तो ये भी एक एंगल होता है उन लोगों का, कि जब पहला क्वेश्चन बच्चा देखता है खतरनाक वाला, तो उसका आगे के उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। होता है कुछ बच्चों के साथ में कि पहला क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है या बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आगे का वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सिनारियो हो जाता है हमारे साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन हमें रीड नहीं करना है, तो मैम क्या करें? आपको सबसे पहले रीड करना है ऑप्शनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 5, इसमें ऑप्शन आता है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट ऑफ 2A और 2, है ना। तो आपको पहले वो क्वेश्चन रीड करना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी से पता होना चाहिए कि मैं इन दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट अपियर करूंगी, अटेम्प्ट करूंगी, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पार्ट 2A चूज करा उनने, उसके 1-2 क्वेश्चन लिख लिए, फिर पूरा काट दिया, फिर 2 पे आए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। ये सिनारियो हमारे साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है सिंपली। तो आप जब रीडिंग करोगे ना, तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस को पहले रीड करके रख लो, एंड मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और फिर माइंड में डुअल थॉट्स नहीं आने चाहिए। उसके बाद में आप बचे हुए क्वेश्चन रीड करो। इस स्लाइड के बाद में एक क्वेश्चन पेपर हम ओपन करके देखते हैं, प्रोफेशनल का, जीआरएमसी का। काइंडली ओपन द क्वेश्चन पेपर प्लीज। यस, अगर आप थोड़ा जूम करके इसको देखोगे, ये जेआरएमसी ओल्ड सिलेबस का एक क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने। ओके, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप स्लाइड करके नीचे आओगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2A है। मैम, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, आधे आधे पेज के क्वेश्चन है, लिटरली ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। इसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2A है ना, अब उसमें आप पहले लास्ट वाली चीज देखो। कभी भी क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं ना, उनको आपको शुरू से नहीं पढ़ना है, आपको उसकी लास्ट की लाइन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए अगर हम देखें, तो उसमें एनालाइज वेदर द कंपनी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे किसकी बात करनी है। वो सेक्शन आपको रिकॉल करना है सबसे पहले, 149(3), और अब वो सेक्शन को जब आपने रिकॉल किया, आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इसके रेफरेंस में आंसर निकालना है। तो बैक ऑफ द माइंड में आपकी इमेज क्लियर हो गई कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा इसमें मुझे ढूंढना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो लेंदी क्वेश्चन पढ़ने की ये ट्रिक होती है कि हमेशा लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ा करो। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल्दो हमें लास्ट में पढ़ना है, पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे कितना बड़ा है, 1 का पार्ट ए, कवरिंग ऑलमोस्ट 1 पेज, है ना। इतना बड़ा पेपर है वो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं इसमें। तो सीधे आप लास्ट पैराग्राफ में आओ, क्या बात कर रहे हैं, रेफरिंग द प्रोविजन रिलेटिंग to the appointment of small shareholders under the Companies Act 2013, analyze whether Mr. R is eligible for appointment as small shareholder director in XYZ Limited। अब इससे क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन पूरा स्मॉल शेयर होल्डर के ऊपर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर। तो अब आपको वो प्रोविजन रिकॉल करना है कि क्या प्रोविजन था। एक बार वो प्रोविजन रिकॉल हुआ ना, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि सिनेरियो क्या दिया है इसमें। XYZ लिस्टेड कंपनी है, उसमें 10 डायरेक्टर है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, इतना प्रमोटर्स के पास में है ना। मिस्टर आर जो है वो लोकल पॉलिटिकल लीडर है। अब मतलब आपके दिमाग में वो चलने लगेगा कि मुझे ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में सॉर्ट आउट कर लोगे कि मुझे कौन सा वाला करना है। उसके बाद में आप बाकी क्वेश्चन पे आओगे। कैसे? फर्स्ट तो मैंने पहले ही बोल दिया कि लास्ट में पढ़ना है वो। जब 2 और 2A आपने पढ़ लिया, फाइंड आउट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे इसमें, इस पेपर में एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, सिंपली वन लाइनर्स आर देयर। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि वो जब आप डायरेक्टली लिखते टाइम पढ़ोगे ना, तो वो दैट वुड बी इजी। तो इसको स्किप कर दो, उसको मत रीड करो, है ना। अब 4 क्वेश्चन में वापस से बड़े बड़े पैराग्राफ आ गए, तो इसको रीड करना है। कैसे करना है? लास्ट वाली लाइन को पहले रीड करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका सिनेरियो होना चाहिए।
15 मिनट में क्वेश्चन पेपर अगर रीड करना है तो क्या करना होगा हमको? सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है पैराग्राफ वाले, उसके लास्ट लाइन को पढ़ना है, फिर ऊपर से पढ़ना है उसको। और जो 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स क्वेश्चन है उसको मत पढ़ो, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा हमारे पास में इतना, उसको लिखते टाइम ही हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये एक स्ट्रैटेजी है जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग के टाइम पे हमें फॉलो करनी है। ओके, सो दीज वर ऑल द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस दैट आई फेल्ट कि बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। मैंने बहुत सोचा कि और क्या क्या आ सकता है, बट मुझे अभी एज ऑफ नाउ मुझे इतना ही पता चला। कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें चैट में भी दिख रहे हैं। ओके, सौंदर्या ने बोला है मैम प्लीज कैन यू यूज मोर इंग्लिश। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी सौंदर्या, आई एम सो सॉरी, आई डिड इट इन एंटायर हिंदी। ओके, मैंने अभी देखा आपका मैसेज। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हो सौंदर्या तो मैं वापस से उसे रिपीट करती हूँ। जो क्वेश्चन है कोई स्पेसिफिक जो आपको बिल्कुल ना समझ में आया हो, मैं उसको इंग्लिश में वापस से आपको बताती हूँ। प्लीज राइट एंड टेल मी। अभिषेक बोल रहे हैं हे मैम, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना राइट है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना इज राइट और नॉट? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होता है ना कि वो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि स्टेट द प्रोविजन या स्टेट दिस दिस फंक्शन ड्यूटी या जो भी है, तो वो आंसर ही हमारा कंक्लूजन होता है एक्चुअली, है ना। तो उसमें हमको अलग से हाईलाइट करके कंक्लूजन नहीं लिखना होता है, जस्ट इलेबोरेट द प्रोविजन एंड दैट्स इट। जब वो हमारा कुछ कंक्लूजन मांग रहे हैं ना कि गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस, या अगर वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट वुड बी योर पर्सपेक्टिव, तो हमें कंक्लूजन लिखना है। और राइटिंग पैटर्न की मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रोविजन। अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा 3 फेज में आंसर होगा, एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन। क्योंकि केस में वो एक सिनेरियो हमें देते हैं और फिर हमें बताते हैं कि अब आप बताओ कि क्या होगा, तो हमको बताना ही है ना, तो उसमें कंक्लूजन की अलग हेडिंग होनी ही चाहिए। भले ही हमारे जो सजेस्टेड आंसर होते हैं उसमें ऐसा बाइफिकेशन नहीं होता है, बट अगर आप ये लिखोगे